नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। पालघर की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि जब 2013 में बीजेपी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो सबसे पहले मैंने रायगढ़ किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आज अपने आराध्य देव के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को दोपहर 1 बजे गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को इसका अनावरण किया था। प्रधानमंत्री मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर महायुति और पीएम मोदी पर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें शिवद्रोही कहूंगा। वहीं कांग्रेस ने मुंबई में पोस्टर लगाकर पीएम मोदी से माफी मांगने के लिए कहा था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। सुनील, सिलसिलेवार माफी सीएम ने मांगी, डिप्टी सीएम ने मांगी, अब पीएम भी शीश नवाकर माफी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवाजी का जो महत्व है, क्या ये माना जाए कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है? और सवाल ये, क्या डैमेज कंट्रोल होगा? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया है सुनील से। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो कोशिश करें, आवाज उन तक पहुंचे और वो हमारे सवालों का जवाब दे सकें। तो आज पालघर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में जो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी उसे लेकर माफी मांगी। उन्होंने उस समय को भी याद किया जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था और तब उन्होंने कैसे शिवाजी के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहले तो यही बता दें, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सुनील, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभी भी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय को भी याद किया जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो शिवाजी महाराज की चरणों में गए थे और वहां पर शीश नवाकर उनका आशीर्वाद हासिल किया था। सिंधुदुर्ग में पिछले दिनों जो मूर्ति गिरी उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए युग पुरुष हैं, पूरे देश के लिए युग पुरुष हैं और उनको इसी रूप में वहां पर पूजा जाता है। और वहां पर उनको लेकर सियासी जो गहमा गहमी है, जो सियासी खींचतान है, वो भी अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि उनके नाम पर तमाम दल जनता के बीच जाते हैं, झोली फैलाकर वोट मांगते हैं। और ये जो मुद्दा था मूर्ति गिरने का, इसने काफ़ी दिनों से, पिछले कई दिनों से सियासत गरमाई हुई थी। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर पिछले दिनों झड़प भी देखने को मिली थी महायुति और नारायण राणे के समर्थकों के बीच। जैसे तैसे उस समय माहौल को शांत किया गया था। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, माफी की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तक से माफी की मांग की गई थी। अब सवाल यह है कि ये जो माफी का सिलसिलेवार एक माफी मांगी गई है महायुति के नेताओं की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों सीएम, या फिर डिप्टी सीएम अजित पवार हों, उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन इससे कितना डैमेज कंट्रोल होगा देखने वाली बात है। महाराष्ट्र के मालवण में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में कोल्हापुर पुलिस ने कंसल्टेंट चेतन पाटिल को हिरासत में लिया है। घटना के बाद से चेतन पाटिल फरार चल रहा था। वहीं मूर्तिकार जयदीप आप्टे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश जारी है। बता दें कि 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार को अचानक गिर गई थी। शिंदे सरकार ने प्रतिमा के गिरने के कारणों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति गठित की है। तो एक तरफ ये मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कानूनी एक्शन भी शुरू हो गया है। जैसे हम आपको बताएं कि जो कंसल्टेंट हैं चेतन पाटिल, उनके खिलाफ एक्शन यहां पर हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार को काफ़ी विरोधों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, विरोधियों के हमले सहने पड़ रहे हैं। जो कोल्हापुर पुलिस ने कंसल्टेंट चेतन पाटिल को हिरासत में लिया है और जैसे ये घटना हुई थी मूर्ति गिरने की, उसके बाद से चेतन पाटिल फरार चल रहा था और जो मूर्तिकार है जयदीप आप्टे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और आपको बताएं कि एक अगली हम इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया गया था, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जिस तरह से स्मारक बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया। उस समय की कीमत अगर देखें तो टेंडर वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा थी। वहीं मोदी साहब आने के लिए जो हेलीपैड बनाया गया उसकी कीमत भी, उसका वो जो कार्यक्रम हुआ था उसका खर्चा सब मिलाया जाए तो तामझाम के लिए ज़्यादा खर्च किया गया। रोहित पवार से बातचीत के इन तमाम पहलुओं पर वो बातचीत आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो ये शिवाजी की मूर्ति गिरी है, इस पर काफ़ी कुछ जो है बवाल मचा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो स्मारक वहाँ पे बनाया गया था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ और जिस तरीके से वो स्मारक बनाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं बनाया था। अभी उस स्मारक की अगर कीमत आप देखें तो टेंडर वैल्यू 2 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अभी दूसरी बात, वहाँ पे मोदी साहब आने के लिए वहाँ पे जो हेलीपैड बनाए थे उसकी कीमत और वो फंक्शन जो हुआ था कि मोदी साहब आए, तामझाम जो किया था, उसका खर्चा सब मिलाया जाए तो जो स्मारक था उस स्मारक से भी उसकी कीमत ज़्यादा थी। मतलब तामझाम के लिए आप ज़्यादा खर्चा करते हो और जो स्मारक बना रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके लिए आप खर्चा कम करते हो। दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली ये केंद्र राज्य सरकार जो है हमारा, वहाँ पे 50,000 करोड़ का करप्शन हुआ है। वो मैंने खुद वो वहाँ पे मुद्दे मांडे थे और उसके लिए प्रूफ भी दिया था। अभी ये इस लेवल तक गए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, जो स्मारक है, उस पर भी इन्होंने करप्शन किया। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो वहाँ पे स्मारक गिर गया था। हम सब मिलके उसका निषेध किया है। लेकिन अब जो है सब लोग वहाँ जाते हैं, धरना दे रहे हैं, कोई रैली निकाल रहा है, कोई शांत रैली निकाल रहा है, मूक रैली निकाल रहा है। अभी डेफिनेटली वैसे तो होगा ना कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के लिए एक भगवान की तरह है। उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया था, जो समानता, एकता, बंधुभाव, सब समाज को साथ में लेके चलो,
तो वो जो विचार है उनका विचार अभी भी लोगों के मन में, ध्यान में और खून में वहाँ पे दौड़ रहा है। और जब ऐसी चीज़ होती है तो उसका तो विरोध होगा। इलेक्शन इशू बनेगा ये? नहीं, देखो, हम तो इलेक्शन इशू नहीं बना रहे, लेकिन हमारा कहना है कि आपका करप्शन लेवल इधर तक गया है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्मारक है या जो मूर्ति है उसमें भी आप पैसा खा रहे हो। ये गलत चीज़ है। कोलकाता में बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता सॉल्टेक इलाके से एक बड़ा पैदल मार्च निकाल रही हैं। अपने हाथों में ताला लेकर पश्चिम बंगाल महिला आयोग के दफ्तर तक जा रही हैं और वहां पर ताला लगाएंगी। इनका कहना है कि ये इतनी बड़ी घटना के बाद भी विमेन कमीशन ने कोई बयान नहीं दिया है। इस मार्च में पश्चिम बंगाल की बीजेपी की बड़ी महिला नेता लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। इस वक्त मैं हूं कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में और यहां पर जो बीजेपी महिला मोर्चा है उसकी ये रैली निकल रही है। एक तरह का विरोध प्रदर्शन है। जो घटना हुई है मेडिकल छात्रा के साथ में रेप और हत्या के मामले में, उसमें जो बीजेपी की महिला मोर्चा है वो यहाँ पर एक बड़ी रैली निकाल रही है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो महिला नेता हैं यहाँ की, वो इस रैली में मौजूद हैं। लॉकेट चटर्जी के अलावा कई नेता जो है बीजेपी के मौजूद हैं। बात करते हैं लॉकेट चटर्जी से। मैम, आज की जो रैली है उसका क्या मकसद है? देखिए, हम लोग को वी वांट जस्टिस। तिलोत्तमा बेटी के लिए हम लोग जस्टिस के लिए रास्ते के ऊपर आए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला को विचार के लिए हम लोग महिला लोग रास्ते पे आए हैं, लेकिन हम लोग को डिटेन कर रहे हैं। हर जगह से बहुत सारा हजार महिला को डिटेन किया है। मतलब जो भी आवाज उठाएंगे, जो भी विचार चाहेंगे, एक महिला मुख्यमंत्री, उसको रोकने के लिए पुलिस ही व्यवस्था सब कुछ किया है। ये पता होना चाहिए, ये जनता का आवाज है, कोई पार्टी का आवाज नहीं है। पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग एक साथ आवाज उठाए हैं। वी वांट जस्टिस। आपने सिंबल के तौर पर ये लिया है ताला, इसका क्या मोटिव है? यहाँ महिला कमीशन है। महिला कमीशन एक भी मुंह नहीं खुला है। हम लोग महिला कमीशन जा रहे हैं, उसका मुंह में ताला बंद क्यों है? अगर ताला बंद है तो महिला कमीशन बंद करो। महिला कमीशन बंद करो, मुंह में ताला है तो। दीदी, आज के प्रोटेस्ट का क्या मोटिव है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग वुमेन्स कमीशन जा रहे हैं, स्टेट महिला कमीशन, क्योंकि वो लोग सब सो गए। हमारा ही पैसा से उन लोग का तनख्वाह होता है, टैक्स पेयर का पैसा से, और नील बत्ती लाल बत्ती का गाड़ी यूज करता है, सारे सुविधा मिलता है। लेकिन बंगाल के महिला को जब बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, खून होता है, तब ये स्टेट महिला कमीशन का कोई एक्टिविटी नहीं। तो हम लोग ताला लगाने जा रहे हैं। ये ताला लगाएंगे आज। बिल्कुल, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की तमाम जो बीजेपी की बड़ी महिला नेता हैं वो इस रैली में शामिल हैं और ये महिला कमीशन की तरफ ताला लगाने की ओर जा रही हैं। का कहना यह है कि महिला कमीशन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और अपना दफ्तर बंद करके बैठी हुई हैं, इसीलिए वो ताला लगाने जा रही हैं। आप देखिए कि तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वो इस रैली में शामिल हुई हैं और ये सॉल्ट लेक इलाका है जहां पर ये रैली जो है निकल रही है। और ये जो मामला है, ये लगातार इस मामले में समाज के अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, शिक्षक हों, कारोबारी हों, वकील हों, वो लगातार इस मामले को लेकर कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये बीजेपी की महिला मोर्चा का जो प्रोटेस्ट है, जो रैली है, वो मार्च है, वो लगातार चल रहा है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। असम की विधानसभा ने शुक्रवार के दिन 2 घंटे के नमाज ब्रेक को खत्म करने का फैसला लिया है। अब शुक्रवार के दिन भी रोज की ही तरह सदन का कामकाज हुआ करेगा। मुस्लिम सदस्यों की वजह से काफी लंबे समय से शुक्रवार के दिन 2 घंटे की नमाज ब्रेक की परंपरा चली आ रही थी। ज्यादा विस्तार से इस बारे में बता रहे हैं गुवाहाटी से हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी।
असम विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन असम विधानसभा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के स्पीकर विश्वजीत दैमारी ने, जो कि असम विधानसभा के रूल्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो वर्षों से जो आई एक परंपरा रही है असम विधानसभा की कि हर शुक्रवार को दो घंटे की एडजर्नमेंट होती थी 11 बजे हाउस को, ताकि जो मुस्लिम समुदाय के जो विधायक हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, वो जाके नमाज पढ़ पाए। ये जो प्रथा है, इस प्रथा को अब और माना नहीं जाएगा। इस प्रथा को अगले जो सत्र बैठने वाली है असम विधानसभा की, उस सत्र में ये प्रथा और नहीं रहेगी। और इसके लिए आज जो रूल्स कमेटी है उसके समक्ष जो असम विधानसभा की रूल्स है की बुक है उसको लेके चर्चा हुई और जो रूल्स कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि जो वर्षों से चलती आई ये जो प्रथा है कि शुक्रवार को 11 बजे सेशन एडजर्न किया जाता था 2 घंटे के लिए, और ताकि मुस्लिम समुदाय के जो मेंबर्स हैं वो नमाज पढ़ पाए। इसके बाद जो लंच ब्रेक के बाद सेशन फिर से चालू होता था, इसको अब से और माना नहीं जाएगा। दूसरे दिन की तरह ही जो बिजनेस रहेगी सेशन की वो चलती रहेगी और ये फैसला लिया गया है आज, और जो आगे आने वाले सत्र हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के ध्रुवा स्थित शहीद मैदान में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। चंपई सोरेन जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन के बहुत ही करीबी थे। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें सीएम बनाया गया था, लेकिन बाद में सीएम पद से हटाए जाने के बाद वो नाराज हो गए थे। आज सम्मिलित हो रहे झारखंड के वरिष्ठ नेता, आदरणीय नेता, जिन्होंने झारखंड के निर्माण के लिए अपनी जिंदगी और जवानी कुर्बान कर दी, और उन जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि अटल जी ने झारखंड का निर्माण किया। ऐसे नेता चंपई सोरेन जी का और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पेंशन के लिए अब 9 फॉर्म नहीं भरने होंगे, बस एक फॉर्म से ही काम हो जाएगा। पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा को बताया कि नई व्यवस्था के तहत पेंशन बांटने वाले 17 बैंक लाए जाएंगे। भारत सरकार ने पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन की मौजूदा प्रक्रिया है उसको और सरल बनाने का फैसला किया है। एक नया फॉर्म 6A लॉन्च किया गया है। मेरे साथ वी श्रीनिवास हैं, सचिव भारत सरकार। क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, कोई अधिकारी या कर्मचारी, तो अब उसको क्या करना होगा और पहले क्या व्यवस्था थी? फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एक भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के प्रति, और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स ये भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं। तो वर्तमान में उसको 9 पेंशन फॉर्म्स ऑन भविष्य भरना पड़ता था, और अभी ये 9 फॉर्म्स इंटीग्रेट होके एक सिंगुलर फॉर्म में थ्रू EHRMS भरे जाएंगे। सो ऑनलाइन जितना डाटा उसको मल्टीपल कॉलम्स में भरना था, ये सारे डाटा सेट्स EHRMS से अपने आप ऑटोफिल होके अप्लाई कर सकता है। तो ये काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि पेंशन फॉर्म भरना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होता था, और इसको सिंप्लीफाई करके ऑटो पॉपुलेट करके सिंगल फॉर्म ई-साइन के माध्यम से सबमिट करना बहुत सरलीकरण किया गया है। और ये मल्टी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो EHRMS पोर्टल देखते हैं, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स को मॉनिटर करते हैं, और सारे बैंक्स जिनको पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं। तो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन का एक सिंगल फॉर्म और सिंगल पोर्टल के माध्यम से होगा। जी, तो इसमें कितने बैंकों को आपने शामिल किया अभी तक? 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स ये फॉर्म को रिसीप्ट के बाद पेंशन सैंक्शन करेंगे, और जो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल विद बैंकिंग पोर्टल, अभी तक 7 बैंक्स का इंटीग्रेशन हो चुका है। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आज रिटायर हो रहा है
तो आज से ही उसके लिए प्रक्रिया सरल हो गई है। जी जी, इनफैक्ट आज जैसे आपके सामने आए थे, 2 एम्प्लॉयज़ ने कल भरा था इसको और उन्होंने आज बताया कि कितना सरलीकरण हुआ है इसमें। कुसुम शर्मा जी और एक और अंडर सेक्रेटरी जो इस फॉर्म पे भरे हैं, ई साइन करके दे सेड बड़ा जल्दी फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और इसमें एक ही डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, अपना अनुभव वो बता रहे थे। हाँ, ई साइन उसको बोलते हैं। ई साइन की आवश्यकता है, जो आधार एनेबल्ड ई साइन है, उसके तहत आप पेंशन फॉर्म को भर के कंप्लीट कर सकते हैं। और जो अधिकारी या कर्मचारी, क्या उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो फिजिकल फॉर्म्स भी भरें या सिर्फ डिजिटल मैंडेटरी है? फिजिकल फॉर्म भरने के लिए अगर कोई एम्प्लॉई भरना चाहता है, निश्चित रूप से वो भर सकता है, बट सिंगल फॉर्म में भरेगा वो भी। ये फॉर्म 6A में ही वो विकल्प है, वो विकल्प रहेगा। इसमें अगर कोई व्यक्ति डिजिटली चैलेंज्ड हैं तो निश्चित रूप से वो फिजिकल फॉर्म भी भर सकता है। भर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस करने का तरीका बहुत ही आसान हो गया। सो हम ये मान सकते हैं कि जब आपने एक बार वो फॉर्म 6A भर, तो देन योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट फॉर पेंशन्स। यस, सिंगल विंडो। यस, सिंगल फॉर्म एंड सिंगल साइन। थैंक यू। सारी शुभकामनाएं आप सबको। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से पंचानन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की महिला छात्रावास में खुफिया कैमरा लगाने की जानकारी सामने आने पर बवाल मच गया। ये खुफिया कैमरा महिला छात्रावास के वॉशरूम में लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। छात्राओं के बवाल के बाद लड़कों के हॉस्टल से एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं छात्राएं वॉशरूम का इस्तेमाल करने से घबरा रही हैं। जानकारी के मुताबिक महिला छात्रावास के वॉशरूम की 300 से ज़्यादा तस्वीरें किसी ने पकड़े गए छात्र से खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए छात्र का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। ये घटना आंध्र प्रदेश के गुडलावल्लेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक वॉशरूम के अंदर कैमरा रखा गया था और उस कैमरा में उन छात्राओं के जो वीडियोस थे वो वहां पे पाए गए। ये घटना के होने के बाद उस कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कल पूरे रात उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना है कि उनके सिक्योरिटी या उनके सेफ्टी का ये मामला है और इसीलिए कॉलेज अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। 3 चीज़ें हैं इसमें। ये कहा जा रहा है कि वहीं के एक चौथे साल के जो इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट थे, उस लड़के ने एक लड़की को फोर्स किया कि वो ये कैमरा इस वॉशरूम के अंदर लगाएं। बताया जा रहा है कि उस लड़की का कुछ वीडियो निकाला गया था ओयो रूम में और उसका इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया गया कि वो कैमरा इस वॉशरूम के अंदर लगा दें। अब इस चौथे ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि उनका लैपटॉप लिया गया है जिसमें 300 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस या फोटोज़ हैं जिनको अब पुलिस ने सीज किया है और अब ये जानने की कोशिश चल रही है कि किन किन के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया, क्या पैसे देकर उन्होंने शेयर किया। वैसे भी अगर किसी के फ़ोन्स में या किसी भी डिवाइसेस में अगर ये वीडियो या फोटोग्राफ्स दिखते हैं तो वो जुल्म ही माना जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस छात्रों से भी पूछताछ कर रही है और जो फॉरेंसिक ट्रेल होगा डिजिटल डिवाइसेस का, उस पर भी अब काम जारी है। राजस्थान में इसी साल दिसंबर में होने जा रही बिजनेस समिट राइजिंग राजस्थान को लेकर पहला रोड शो आज मुंबई में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और राजस्थान सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए और उद्योगपतियों को निवेश के लिए राजस्थान आमंत्रित किया। इस दौरान राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने NDTV से बात करते हुए बताया कि राजस्थान को अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। अभी तक इसको राइजिंग राजस्थान समिट को डिक्लेरेशन को मात्र मुझे लगता है कि 1 महीना हुआ है। हमारे पास 6.5 लाख करोड़ के MOUs आ गए हैं आज के मिला के कुल आज के मिलाकर। देखिए, हमने पहले साल के अंदर ही, सरकार बनते ही राजस्थान में पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट समिट करा है। हमारा लक्ष्य है कि केवल नाम के लिए नहीं, केवल MOU साइनिंग के लिए नहीं, लेकिन हमें असली में धरातल में ये सारे उद्योग लेकर आने हैं।
और राज्यों की जंग में अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बदलते माहौल को समझना हो तो इसके लिए उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई नहीं। पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव के मैदान में आए, भारतीय संविधान के दायरे में अपना और कश्मीर का हक चाहते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। हिंदी में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। 10 साल बाद ही चाहे जम्मू कश्मीर में अब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हो ज़रूर रहे हैं। सब बहुत उत्साहित है, राजनीतिक पार्टियां तो अपनी तरफ से उत्साहित हैं ही, इवन जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की वो भी बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि आखिरकार उन्हें अपनी नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो मिलेगा। सर, सबसे पहले लोग यही सवाल कर रहे हैं ये जो अलायंस है उसको लेकर कि ये अलायंस काम कैसे करेगा? जैसे बाकी अलायंस काम करते हैं। हाँ। ये क्या आज़ादी के बाद पहली बार कोई पार्टी अलायंस कर रही है? पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान अगर तेलंगाना आंध्रा में इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू साहब अलायंस में थे। किया उन्होंने। मुख्तलिफ किस्मों की अलायंस रही हैं। हम भी कांग्रेस के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो चलने ना चलने वाली बात कहाँ से आई? अमित शाह साहब ने ट्वीट करके बहुत सारे सवाल पूछे थे। हाँ, वो मुझसे तो नहीं पूछे थे। मुझसे पूछे होते तो जवाब दे ही देता, लेकिन इस बात का तो हम शुक्रगुजार हैं कि अगर सवाल हुए तो हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से हुए। कहीं ना कहीं तो हमारे मैनिफेस्टो को देखा गया है। और अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम बहुत छोटी पार्टी हमारी, कुल मिला के 2 हमारे मेंबर हैं लोकसभा में। जम्मू कश्मीर भी अगर आप देखें तो बहुत छोटा क्षेत्र है। ऐसे हालात में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब के तरफ से हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र होना, और ना सिर्फ वो, उसके बाद शायद ही कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है जिसने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कांग्रेस से सवाल नहीं किए, गुजरात से लेके आसाम तक। ये तो मैं कहता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि इससे कम से कम लोगों को ये तो पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के सामने एक अच्छा खासा मैनिफेस्टो रखा है। महबूबा मुफ्ती भी अपनी तरफ से कह रही हैं कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब एजेंडा ऑफ अलायंस था, और उसके तहत उन्होंने साफ तौर पे जो है उसमें कहा था कि धारा 370 नहीं हटाई जाएगी। अलग अलग तरह की वो तर्क दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ये वाला अलायंस का कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा फॉर अलायंस या गवर्नेंस का एजेंडा वो हुकूमत जब बनती है इलेक्शन के बाद, वो तब तय की जाती है। महबूबा मुफ्ती जी ने भी बीजेपी के साथ जब हाथ मिलाया था तो बेशक उनके एक पुराने साथी जो अब उनके साथ नहीं है पार्टी में, बुहारी साहब, उन्होंने तो कहा कि बीजेपी के साथ दरअसल पीडीपी के ताल्लुकात जो हैं इलेक्शन से पहले बने थे, लेकिन एजेंडा फॉर अलायंस इलेक्शन के बाद बना। अगर लोगों ने हमें कामयाबी बख्शी और हुकूमत करने का मौका मिला तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम भी इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर अलग अलग बातें, हालांकि हर एक राजनीतिक पार्टी से एक मुख्य मुद्दा बना रही है। जब मैं लोगों से भी बात कर रही थी तो उनके जहन में भी ये स्टेटहुड को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है कि ये वापस कैसे आएगी। अब हम ले लेंगे वापस अगर केंद्र सरकार अपनी मर्ज़ी से दें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब ये वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर साहब, तमाम मिनिस्टर, चाहे पार्लियामेंट में या अपने पब्लिक स्पीचेस में, उन्होंने बार बार जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस लौटाने पर। यहाँ तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी जब 370 को लेके वहाँ केस चल रहा था, उस दौरान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देते, अगर वो हमें मजबूर करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके ये वापस ले लेंगे, लेकिन लेंगे वापस ज़रूर, और इसकी शुरुआत इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से होगी। सर, जिस तरह से ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के जो और पावर्स जो हैं वो इन्हांस किए गए, एलजी को ज़्यादा पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। डे बिफोर येस्टरडे हम महबूबा मुफ्ती जी को सुन रहे थे, वो कह रही थी कि अभी अगर सरकार बन भी जाती है जिस पार्टी की भी, तो सरकार के पास इतनी भी पावर नहीं होगी कि वो अपना पीएन तक चेंज करवा पाए। चलिए वो ठीक है, हमने कब कहा कि हम उस सरकार को 5 साल बर्दाश्त करेंगे? हम तो आते ही
अपने पावर्स वापस लेने की बात करेंगे। हम तो मान के चल रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें पावर्स वापस मिल जाने चाहिए और वो तमाम पावर्स जो एलजी के पास रखे गए हैं उन्हें हम वापस लेंगे। लेकिन चलिए तब तक अगर उसमें कुछ वक्त लग भी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जानबूझ के अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें की हैं जिसके लिए हमें एलजी साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आज भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के तहत यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। और तो और जैसे मैंने कहा, इस असेंबली को और ताकतवर बनाने की शुरुआत जो है वो इस असेंबली से होगी। सर, आज सुबह मैं यंग लॉयर्स से बात कर रही थी, स्पेशली द वुमेन लॉयर्स, तो वो एक बात की और मेरा ध्यान खींच रही थी कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पीएस से रिलेटेड केसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस तरह के लॉयर्स को भी बुक किया जा रहा है, स्पेशली वो कह रहे थे। तो उनका ये कहना था कि जैसे महबूबा मुफ्ती की सरकार में तो कई एफआईआर जो हैं वो वापस ली गई थी, तो क्या जो नई सरकार आती है, अगर आपकी सरकार आती है, तो आप भी इसकी तरफ कोई कदम उठाए? उन्होंने कौन से केसेस वापस लिए? उनके दौर में तो केस ही केस लगे। जिस बरकती ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और उनके कागज़ नामंजूर किए गए, उस पर महबूबा जी ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन वो बताना भूल गई कि पीएसए में बंद करने वाले वही थे। महबूबा जी की हुकूमत में ही सजन बरकती को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, तो कम से कम लोगों को वो भी याद दिलवा देती। लेकिन चलिए छोड़े, नहीं किया उन्होंने। जहाँ तक पीएसए का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात तय है कि अगर हमारी हुकूमत बनी, हम पीएसए का कानून जो है यहाँ के स्टैट्यूट बुक से उठा देंगे। पीएसए का कानून जम्मू कश्मीर में रहेगा नहीं। सर, इस बार जो है अलगाववादी नेता भी बहुत जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जमात के 3 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो चेंज इन डायनामिक्स हो रहा है पॉलिटिक्स में, स्पेशली, हाउ डू यू व्यू इट? अच्छी बात है। हर किसी को जमहूरियत में हिस्सा लेना चाहिए, डेमोक्रेसी का जो है हिस्सा बनना चाहिए, इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाहिए। हम तो कभी इस सिलसिले से पीछे हटे नहीं और हमने उसके लिए मार खाया। हमने हमेशा इस मुल्क के साथ अपना रिश्ता कायम रखने की बात की। हमने कभी ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हिंदुस्तान के आइन के बाहर इसका हल निकल आएगा। हमने जब बात की तो जिस तरह वाजपेयी साहब कहते थे, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, हमने इन चीज़ों पे भरोसा किया। जिन लोगों ने 30-35 साल यहाँ पे तबाही लाई, जिन लोगों ने हमेशा ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आज अगर वो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो के इलेक्शन लड़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हम उनसे ये तो सुनना चाहेंगे कि जो 30-35 साल खून खराबा हुआ, ये किस लिए हुआ? आखिरकार इस खून खराबे ने हासिल क्या किया? इतने सारे, आप हज़ारों में गिने, लाखों में गिने, लेकिन लोग मरे, यहाँ हमारे कब्रिस्तान भरे गए, तबाही हुई, इतने घर उजड़ गए, आखिर किस लिए? लेकिन चलिए, आए मैदान में, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि जिस जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर जो बैन उठना था ताकि वो अपने नाम पे, अपने सिंबल पे लड़ते, वो नहीं हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर ही अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो भी ठीक है। सर, जो धारा 370 है उसे लेकर आपके ऊपर बहुत अटैक किए गए, हर बात के ऊपर आपको अटैक किया गया, लेकिन हमेशा हमने देखा कि जो सेंटर है वो अपने गोल पोस्ट चेंज करता रहा। पहले बोलता रहा कि इसके तहत टेररिज्म आता है, अलगाववाद आता है, और अब कह रहा है कि जैसे अब ख़त्म हो गया है तो अब ज़्यादा चुनाव, जैसे लोकसभा में वो बोल रहे हैं कि 50 से 60% पोलिंग हुई थी और अब इस बार और ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो धारा 370 थी वो मेन हर्डल थी, बिकॉज इलेक्शंस में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? बंदूक हर्डल थी, डर हर्डल था, लोगों में एक खौफ डाला गया था। मुझे वो इलेक्शन याद हैं जबकि वोटरों को रोकने के लिए या डराने के लिए शहर के चौक में रेड़ों पे टीवी डाले जाते थे और ये ऐलान होता था कि जो सबसे पहले जाके वोट डाले वो आके ये टीवी ले ले, ये जानते हुए भी कि टीवी को हाथ लगाने वाले को जो है मार दिया जाएगा। 370 इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई रुकावट नहीं थी। अगर रुकावट होती तो बंदूक आने से पहले हमारे सारे इलेक्शन फेल हुए होते। लेकिन 1990 से पहले जितने इलेक्शन हुए उनमें से कौन सा ऐसा इलेक्शन था जो नाकामयाब था? लेकिन वो सारे इलेक्शन 370 के तहत हुए। 96 में भी जब इलेक्शन हुआ
हालांकि बंदूक का काफ़ी सारा असर था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। मुफ्ती साहब ने अक्सर ये कहा कि 2002 का इलेक्शन जो है वो आज़ादाना इलेक्शन था, उसमें लोगों ने हिस्सा लिया, उसको बढ़ चढ़ के वाजपेयी साहब ने भी उसकी सराहना की, वो भी 370 के तहत लड़ा गया। आज अगर इस बार इलेक्शन में लोगों की तादाद जो है वोटरों की बढ़ गई है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ गई है कि ये जो अलाइदगी पसंद लोग हैं ये खुद अब इलेक्शन में आने की बात कर रहे हैं। सर एक और बात, सिक्योरिटी प्रिज्म से भी हमेशा हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं और हमने सिक्योरिटी वाइज देखा है कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में बेशक से आतंकी हमले कम हुए, लेकिन उसका एक इफेक्ट हुआ है कि वो साउथ ऑफ पीर पंजाल चले गए। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? स्ट्रैटेजी कहीं सिक्योरिटी वाइज कहीं हमसे गड़बड़ी हुई ना? पहले तो बीजेपी को इस बात का जवाब देना होगा कि अगर 370 जिम्मेदार थी मिलिटेंसी के लिए, तो 370 हटने के बाद ये नए सिरे से मिलिटेंसी क्यों पैदा हुई? जम्मू को तो हमने लगभग पूरा साफ किया हुआ था। मुझे तो याद नहीं है, जो 6 साल मैंने वज़ीर आला के तौर गुजारे, इस तरह के हमले जम्मू में हमें देखने को नहीं मिले, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू का निचला इलाका हो। आज तो लगातार हमले के बाद हमला देखा जा रहा है। इसके पीछे मुझे लगता है 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे तरफ से थोड़ी लापरवाही हुई, हमें लगा कि अब सारा कुछ ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक लद्दाख का भी हमारे ऊपर असर पड़ा, क्योंकि लद्दाख में इनकर्जन हुआ, लद्दाख में चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं उनमें तनाव आया, हमें फटाफट फ़ौज का इंतज़ाम करना पड़ा। हमारे पास इतनी फ़ौजी थे भी नहीं जो कुछ हद तक एक्लामेटाइज थे, तो क्योंकि हम कश्मीर को जो है हम कश्मीर के ऊपर से हम अपनी तवज्जो हटाना नहीं चाहते थे, हमें लगा जम्मू अब ठीक है, अब जम्मू के साथ कुछ नहीं हो सकता, तो हमने जम्मू से फ़ौज उठा के लद्दाख ले लिया। वहाँ जो वैक्यूम हमने छोड़ी, उस वैक्यूम में ये लोग घुस गए। अब जो आने वाली हुकूमत होगी, क्योंकि बीजेपी वाले, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये लोग आएंगे तो मिलिटेंसी बढ़ेगी, हम उल्टा इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके होते हुए मिलिटेंसी बढ़ी है। अब हमारे आने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनेगी और हमें मेहनत करनी होगी दोबारा सिचुएशन को रिट्रीव करने के लिए, जम्मू में दोबारा अमन लाने के लिए, जो हम कर सकते हैं। सर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर भी एक सवाल हमेशा उठाया जाता है। अभी जैसे आप लोगों ने भी 3-4 लोगों को जो टिकट दिया है उसके ऊपर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, पीडीपी के ऊपर भी सवाल उठा रही है कि आप अपने लोगों को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वो अपने लोगों को नहीं करते। मैं किन किन खानदानों का नाम लूँ बीजेपी में जो कि सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी पार्लियामेंट में ही देखें। अब मैं एक एक करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ रही हैं उनकी पॉलिटिक्स में। अब कुछ उन्हें पार्टियाँ बदली, लेकिन हैं पॉलिटिकल फैमिलीज से। तो बीजेपी को कम से कम इस चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए। सर अभी रिसेंटली एक यूएस डेलीगेशन आपको मिलने आया था, जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियां भी आईं, टूरिज्म को लेकर भी एक बहुत बड़ा हाइप हुआ, तो आप अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हुआ क्या? इसमें क्लैरिफाई करने की क्या ज़रूरत? उन्होंने हमसे वक्त मांगा, हमने उन्हें वक्त दिया, मिले उनसे, वो जानना चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के मसले को कहाँ देखते हैं, आज के हालात किस तरह देखते हैं। और उस दौरान मैंने उनसे कहा, जो कि मैं हर चाहे EU या US की डेलीगेशन से बात करता हूँ, तो उनसे कहता हूँ कि देखिए ना, अब अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे दोबारा सोचना चाहिए। मैं जब यहाँ वज़ीर आला था, हमने जर्मनी के तरफ से उनके ट्रैवल एडवाइजरीज़ को काफ़ी हद तक डाइल्यूट किया, उसमें हम कामयाब हुए। इस बार वो मुझसे मिले, मैंने वही बात की। अब बीजेपी और उनके जो उनकी सोच रखने वाले कुछ लोग हैं, उन्हें शायद पसंद नहीं आया ये डेलीगेशन का मुझसे मिलना, हालांकि वो मेरे बाद कुछ और लोगों से भी मिले, लेकिन उस पर कोई उनको आपत्ति नहीं थी। वो सजाद लोन साहब से मिले, आप क्योंकि सजाद लोन और बीजेपी का इतना करीबी रिश्ता है, उससे उनको कोई वो अपनी पार्टी के एक हमारे फॉर्मर मेयर से मिले, इस पे भी बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो हैं बीजेपी के साथ। लेकिन मेरा उनसे मिलना उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कह सकता हूँ इसका? सर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिस तरह से पहले पार्टी छोड़ी, फिर पार्टी बनाई, या वो कह रहे हैं कि हेल्थ वाइज जो है ही वोंट बी एबल टू कैंपेन, और इस तरह
है बहुत सारी पार्टीज हैं जो गणित है वो बैठ नहीं रहा है कहीं पे भी, शायद बीजेपी का, आपको क्या लगता है? अब एक तो पहले मैं आज़ाद साहब को, हालांकि पिछले कुछ महीनों से हमारे रिश्तों में काफ़ी खटास आई है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में और फारूक साहब के बारे में की जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए हमारे पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, और अगर उनकी तबीयत नासाज हैं, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो यहाँ आके कैंपेन भी कर सकें, जो कि एक सियासतदान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कैंपेन ना करना, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो, उनको वो पूरी सेहत मिले और वो दोबारा सियासत में कूद जाएं। लेकिन जहाँ तक उनकी पार्टी का सवाल है, मुझे अफसोस है, मुझे हमदर्दी है उनके कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कागज़ भरे, इलेक्शन की तैयारी की इस इंतज़ार में कि आज़ाद साहब आएंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। अब कुछ हद तक वो ऑर्फन हो गए हैं और उनको अकेले ये इलेक्शन लड़ना होगा। मुझे लगता है कुछ उनमें से ऐसे भी हैं कि अगर उनको ये मालूम होता कि ये होने वाला है, वो शायद कांग्रेस में आ जाते या हमारा दरवाज़ा खटखटाते, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। और अपनी पार्टी? अपनी पार्टी की तो हालत ही ख़राब है। अपनी पार्टी की हालत ख़राब है। उसको अब मैं मजाक में ही कहूँ तो आम तौर पे अब जब उस पार्टी का यहाँ पे जिक्र होता है तो कहते हैं एक पीर और चार मीर, क्योंकि उसमें और कोई रहा नहीं। एक अल्ताफ बुखारी साहब हैं और चार मीर ख़ानदान के हैं, टंगमर्ग से, ये रफ़ियाबाद से, पहलगाम से और सोनवार से। पांचवा आपको उस पार्टी में कोई मिलेगा नहीं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, जो युवा वर्ग, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू लॉट ऑफ यंगस्टर्स, तो वो रोज़गार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो हमेशा उठाते रहते हैं, और यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है, जैसे ईसी के जो डेटा है उसमें भी दिखा रहे थे कि जिनका उम्र 21 से 29 साल है, अबाउट 20 लाख्स है अपेरेंटली, एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स आर अराउंड 3 to 4 lakhs। तो उनके लिए आपकी पार्टी किस तरह से उनका फ्यूचर इनहांस करने की या क्या सोच रही है? हमने जानबूझ के अपने मैनिफेस्टो में बेरोज़गार नौजवानों के लिए और ख़ासकर नौजवानों के लिए एक अच्छा खासा हिस्सा उसमें रखा हुआ है, और अभी तो डिटेल में जाने की गुंजाइश है नहीं, लेकिन बेरोज़गारी को लेके उस पर हमने ज़िक्र किया है, पढ़ाई को लेके, एजुकेशन, तालीम। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर हैं शेख अब्दुल्ला, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लेवल तक फ्री एजुकेशन का ऐलान किया था। आहिस्ता 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 उस चीज़ को कम कर दिया गया है। हमने अपने मैनिफेस्टो में दोबारा ये वादा किया है यहाँ के यूथ के साथ कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा फ्री एजुकेशन का सिलसिला जो है शुरू करेंगे। Another thing that उन्होंने पॉइंट आउट की थी स्वाभिमान की लड़ाई। उन्होंने कहा था कि हम आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, अगेन स्टेटहुड की बात ही वो कर रहे थे। वो तो है, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी गई है। हम अपनी आइडेंटिटी वापस हासिल करना चाहते हैं। हमारी ज़मीनों को जो ख़तरा है, नौकरियों को जो ख़तरा है, कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़तरा है, यहाँ तक कि हमारी दरियाओं से जब रेत निकाला जाता है उसका भी ठेका बाहर वालों को दिया जाता है। हमारे हाईवे पे जब टोल इकट्ठा किया जाता है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बाहर वालों को दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, काम करने वाले बाहर से आते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम इनको दुरुस्त करेंगे। Thank you so much, sir, for talking to NDTV India. Thank you, sir.